हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए ठीक है, ऑलरेडी मैं तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लास चला चुका हूं, लेकिन थ्योरी की क्लास अब चल रही है। ठीक है, तो थ्योरी की क्लास में दोस्तों आज मेरा 11 पार्ट है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम 10 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन 10 पार्ट को भी आगे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी जो क्लास होती है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए होती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन के हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, क्योंकि मैं जो इसमें सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मेरा क्या चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि आप यूपीआरवीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली यूपीआरवीएल के लिए ही इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और अदर एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप सेल का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भी आपको इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप डीएमआरसी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन आपको वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको न मिले। इसके अलावा यदि आप यूपी पीसीएल के जो बच्चे आ गए हैं, क्योंकि यूपी पीसीएल वैकेंसी आई है टेक्निशियन ग्रेड 2 की, ठीक है, तो वहाँ भी आपको इंस्ट्रूमेंट के 4-6 क्वेश्चन मिलते ही हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंस्ट्रूमेंट, जो कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सभी के लिए बढ़िया होता है। दोस्तों आज मेरा क्या है कि आज जो मैंने टॉपिक रखा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है, सीआरओ है। ठीक है, तो सीआरओ से क्या होता है दोस्तों कि सीआरओ से ज़्यादा 4 से 5 या बहुत ज़्यादा बना लेगा तो 5 से 6 नंबर। ठीक है, अगर 5 से 6 नंबर अगर एक टॉपिक को पढ़ने से हमको मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी होता है पूरी किताब पढ़ लेते हैं तब भी एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ने से 4 से 5 नंबर का हमको फ़ायदा मिल रहा है तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या प्रयास करेंगे दोस्तों, आज हम प्रयास करेंगे आपको सीआरओ को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का। ठीक है, आज के बाद आप सीआरओ को शायद में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, तो आपके सीआरओ का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, एकदम हम जीरो से चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम मॉडरेट लेवल तक चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई लेवल में आपके यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हाई लेवल पर नहीं जाने की ज़रूरत है। ओनली हम बेसिक से मॉडरेट तक चलेंगे, यहीं से आईटीआई का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। दोस्तों जैसे थ्योरी की क्लास ख़त्म होगी आज सीआरओ की, तो इसी के जस्ट बाद हो सकता है हम शाम तक की क्लास में हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लास भी प्रोवाइड करा दें। ठीक है, क्योंकि आप थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे पूरी सीआरओ की, तो सीआरओ में क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, शाम को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी की क्लास। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा सीआरओ। तो सीआरओ का पहली बात तो फुल फॉर्म पूछ लेता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये होता है हमारा सीआरओ का फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें एक सीआरटी ट्यूब लगी होती है, उसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीआरटी एंड सीआरओ दोनों का आपका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ये सीआरओ में ही लगी होती है सीआरटी, तो सीआरटी और सीआरओ दोनों का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, पहले इसको हम समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो पहले इस चीज़ को आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने भी ड्रॉ किया है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। ठीक है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से अपना जुड़ सकते हो। ठीक है, उसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो ये दोस्तों हम समझते हैं सीआरओ में। ठीक है, तो पहले बार हम सीआरओ के एक पार्ट को समझते हैं कि इसमें क्या क्या लगा है। ये सीआरटी है हमारी। ठीक है, तो सीआरटी में क्या क्या लगा होता है। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन के जस्ट बगल हमारी कैथोड ग्रिड लगी होती है। ठीक है, कैथोड ग्रिड के बाद जस्ट हमारी प्री एक्सीलरेटिंग एनोड लगा होता है। उसके बाद मेरा फोकस एनोड होता है। फोकस एनोड के बाद हमारा क्या होता है कि एक्सीलरेटिंग एनोड होता है। ठीक है, ये हमारे चार्ज पार्ट हो गए इलेक्ट्रॉन गन के। ठीक है, इसके बाद हमारी क्या होती है, ये हमारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिव प्लेट, जिसको हम वीएक्स बोलते हैं, या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिव प्लेट को बोला जाता है एक्स प्लेट।
ठीक है। इसके अलावा मेरे वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट होती है जिसको बोलते हैं हम वाई प्लेट, ठीक है। इसके अलावा हमारी सीआरओ की स्क्रीन है। ये स्क्रीन में हमारी दो प्रकार की कोटिंग पाई जाती है, एक हमारी होती है फास्फर कोटिंग होती है, ठीक है, ये फास्फर कोटिंग है। इसके अलावा एक हमारी होती है ये एक्वा डक कोटिंग होती है, ठीक है। तो एक कोटिंग हमारी एक्वा डक कोटिंग होती है। सीआरओ का जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन का एक पार्ट जो होता है वो एक्वा डक कोटिंग की होती है, और जो मेन स्क्रीन जिसमें हम विजुअल हमारा वेब फॉर्म होती है, जिसपे हमको वेब फॉर्म दिखाई देती है, वो हमारा क्या होता है, वो फास्फर कोटेड स्क्रीन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। इसके अलावा कुछ चीज़ें और लगी हैं, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए एक्स और वाई प्लेट के बीच में एक ऑक्सीलेटर लगा हुआ है। ये ऑक्सीलेटर हमारा क्या होता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है, जिसका कार्य क्या होता है कि एक्स और वाई प्लेटों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने के लिए, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। तो आप कहोगे सर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का हम प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का जो ऑपरेशन होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, वो एक स्थिर ऑपरेशन प्रदान करता है हमें, इसीलिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ फोकस नोड का वोल्टेज, सॉरी दोस्तों, प्री एक्सीलरेटिंग नोड का वोल्टेज भी ये है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ फोकस वोल्टेज है। इसके अलावा हमारा ये ब्लैंक सर्किट लगी हुई है, ठीक है। तो हम सबको समझेंगे सबका कार्य क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे, आगे से लेके पीछे तक चलेंगे, ठीक से। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट की, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट हमारी क्या होती है, जो हमारा टेस्ट सिग्नल होता है, टेस्ट सिग्नल या आप बोल लो आप टेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिस वेव फॉर्म को हमको मेजर करना है, ठीक है, जिस सिग्नल को हमको मेजर करना होता है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम किस पे अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हम टेस्ट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को किस प्लेट पर अप्लाई करते हैं। तो टेस्ट सिग्नल को ऑलरेडी हम किस पे अप्लाई करते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट या वाई प्लेट पर अप्लाई करते हैं दोस्तों। इसी के अंदर एक इंटरनल सर्किट होती है शॉटोज जनरेटर की, ठीक है। तो शॉटोज जनरेटर का कार्य क्या होता है कि शॉटोज जनरेटर हमको जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की शॉटटूथ वेव देता है, जिसे हम स्वीप जनरेटर कहते हैं। तो स्वीप जनरेटर के माध्यम से हमें हाई फ्रीक्वेंसी की शॉटटूथ वेव फॉर्म मिलती है। उस हाई फ्रीक्वेंसी शॉटटूथ वेव फॉर्म को हम यक्स प्लेट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसे हम यक्स प्लेट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम वाई प्लेट पर अपना टेस्ट सिग्नल देते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन हमारा इनिशिएट होता है। जब इलेक्ट्रॉन गन हमारा इनिशिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन बीम का इमिशन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करता है या इलेक्ट्रॉन बीम का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी, क्या होगी कि अनेक दिशाओं में ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसे निकलेगी। तो इनको क्या होता है कि इन बीम को एक दिशा में कंट्रोल करने के लिए, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं कि हमारे जो एनोड लगे हुए हैं, ठीक है, ये प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और फोकस एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड, इन सभी को एडजस्ट करके, ठीक है, इन सभी को हम एडजस्ट करके जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इन इलेक्ट्रॉन बीम को एक ओरिएंट डायरेक्शन में या एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लाके हम इस स्क्रीन पर देते हैं, जिससे हमको उस सिग्नल का वेव फॉर्म दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हमारा वेव फॉर्म दिख रही है, तो अगर साइनोसॉइडल होगी तो साइनोसॉइडल की तरह से हमको वेव फॉर्म दिखेगी, ठीक है। तो क्या काम होता है, एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गन से हमारी इलेक्ट्रॉन इमिट हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, तो क्या होता है कि प्री एक्सीलरेटिंग एनोड जो होता है हमारा, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड के माध्यम से या फोकस एनोड का काम क्या होता है कि फोकस एनोड का मेरा ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को या फोकस वोल्टेज हमारा देखो वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है, इस फोकस वोल्टेज को हम वेरी करके या घटा या बढ़ाकर हम उस बीम को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि इसमें जैसे हमारा क्या लगा है कि ए प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड, ये क्या करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारा प्री एक्सीलरेटिंग एनोड एंड एक्सीलरेटिंग एनोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो कैथोड ग्रिड है, एक कैथोड ग्रिड काम क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाता है, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
कि इसके लिए दोस्तों जैसे कि हमको एक वेव फॉर्म मेजर करनी है, ठीक है। कौन सी वेव फॉर्म मेजर करनी है, मान चलो कैसे हमको एक स्क्वायर वेव है, इसको हमको मेजर करनी है, ठीक है। जब इसको हमको मेजर करना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एक टाइम है, जो गिरने वाली जो टाइम होती है, इसे बोलते हैं फ्लाई बैक टाइम, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एडजेक्टिव टाइप का, ठीक है। ये होता है कि हमारा फ्लाई बैक टाइम होता है जब ये हमारी जैसे वेव फॉर्म हमारी नीचे की तरफ आती है तो उस वक्त कंडीशन में क्या होता है कि हमारी ब्लैंकिंग सर्किट इनिशिएट हो जाती है। जब मेरे ब्लैंकिंग सर्किट इनिशिएट होती है तो उस कंडीशन में क्या करता है कि ब्लैंकिंग सर्किट हमारे कैथोड ग्रिड के पोटेंशियल को बढ़ा देती है, ठीक है। क्या करती है, ब्लैंकिंग सर्किट जैसे इनिशिएट हो गई, ब्लैंकिंग सर्किट के इनिशिएट होने के बाद कैथोड ग्रिड के पोटेंशियल को बढ़ा देगी। जब कैथोड ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ जाता है तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन गन को इमिट करने से मना करता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम को निकलना थोड़ा कम कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि जो हमको यहाँ पे एक इमेज मिलती है, ठीक है, तो एक हमको ब्लर्ड इमेज या बोलते हैं जिसे साफ सुथरी इमेज नहीं दिखाई देती है, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगी, ठीक है आपको। क्योंकि देखिए जब इस सिग्नल को मेजर करते हैं तो सिग्नल हमको हॉरिजॉन्टल पार्ट ही दिखाई देता है, ठीक है। इस वेव फॉर्म को हमको क्या मिलेगा, हमको ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ही ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि जब हमारी ब्लैंकिंग सर्किट इनिशिएट होती है, जब ब्लैंकिंग सर्किट हमारी इनिशिएट होगी तो कैथोड ग्रिड के पोटेंशियल को बढ़ाएगी। जब कैथोड ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो ब्राइटनेस होती है उसको कंट्रोल करेगा। जब ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा तो एक साफ सुथरी इमेज ना दिखाई दे के ऐसे आपको डॉटेड लाइन के माध्यम से ऐसे आपको इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा फ्लाई बैक टाइम होता है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीआरटी की। तो सीआरटी हमारा क्या होता है, सीआरटी हमारा एक हार्मोनिक इमिशन पर कार्य करता है, हार्मोनिक इमिशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। हार्मोनिक इमिशन मतलब समझ रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने बताया था आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ जब हम टेस्ट फ्रीक्वेंसी देते हैं कहाँ पे देते हैं, वो हम देते हैं एक्स वाई प्लेट पे, ठीक है। अपनी टेस्ट फ्रीक्वेंसी हम वाई प्लेट पे देते हैं और एक्स प्लेट पर कौन सा सिग्नल दिया जाता है, शॉर्ट टूथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म को अप्लाई करते हैं हम एक्स प्लेट पे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि हमारी जो एक्स प्लेट होती है, एक्स प्लेट को जो हम सीआरटी में रखते हैं तो उसे हम वाई प्लेट की तरह रखते हैं, ठीक है। मतलब एक्स प्लेट को हम मतलब एक्स प्लेट हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिव प्लेट है, लेकिन जब इसको रखते हैं पीछे वर्टिकल की तरह रखते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट को हम हॉरिजॉन्टल की तरह रखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों जो बेसिक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है। तो आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट कहाँ तक है, यहाँ तक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या आएगा, कैथोड ग्रिड आएगी, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड आएगा, फोकस एनोड आएगा और एक्सिलरेटिंग एनोड आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा दोस्तों पहला क्वेश्चन इसके अलावा और पूछता है क्या कि हमारा जो एक्वाडॉक कोटिंग होती है, एक्वाडॉक कोटिंग का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो एक्वाडॉक जो होती है हमारी दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, संग्रह करता है, उसका कलेक्ट करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए हम एक्वाडॉक कोटिंग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक्वाडॉक कोटिंग क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हम एक्वाडॉक कोटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, ब्रीफ करने के साथ साथ मैंने इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखा भी है, ठीक है। तो आइए हम एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या है इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इन पॉइंट को आप रट लीजिएगा तो आपका सीआरओ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, सीआरटी हमारा क्या होती है, सीआरटी हमारा हार्मोनिक इमिशन पर कार्य करती है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि सीआरटी जो होती है हमारी वो हार्मोनिक इमिशन पर कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, एचडीबी को हम वर्टिकल में रखते हैं तथा वीडीबी को हम हॉरिजॉन्टल में रखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सीआरटी में अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिव प्लेट लगाना होता है तो उसे हम वर्टिकल के रूप में लगाते हैं, अगर हमको वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट को लगाना होता है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल के रूप में लगाते हैं या रखते हैं, ठीक है, सीआरटी में। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट फ्रीक्वेंसी
या टेस्ट सिग्नल को हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट पर अप्लाई करते हैं। मैंने बताया आपको, मैंने देखिए दोस्तों ऐसा मैंने इसलिए पॉइंट को लिखा कि मैं आपको थ्योरी तो मैं आपको बोल रहा हूँ वर्बली, ठीक है, आपको मैंने स्ट्रक्चर को समझाया। स्ट्रक्चर क्या होता है कि कभी कभी कोई बातें होती हैं ना स्किप हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपका माइंड उस टाइम वहाँ पे ना केंद्रित होकर कहीं और पे, तो मैंने जो पॉइंट आपको बोला वो पॉइंट आपने समझा नहीं, और अगर एक भी पॉइंट आपने स्किप किया होगा तो ये पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे। जब ये पॉइंट आपके मिस होंगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इन क्वेश्चन को मैंने रिटर्न में भी लेके आया हूँ पॉइंट को, जिससे कि आप वहाँ पे अगर स्किप ना कर पाए, स्किप कर दिए हो तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से, ठीक है। तो हमने बताया कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी या टेस्ट सिग्नल को हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट पर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा क्या है कि एक्स एवं वाई प्लेट में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं एक्स और वाई प्लेट में सिंक्रोनाइजेशन के लिए। जैसे दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी या टेस्ट सिग्नल को हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट पर अप्लाई करते हैं, वैसे हम एक्स प्लेट पर या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिव प्लेट पर शॉर्ट टूथ वेव भी अप्लाई करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव अप्लाई करते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि एक्स प्लेट पर हम कौन सी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो एक्स वेव पर हम हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि फोकस एनोड का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉन बीम को एक दिशा में ओरिएंट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। फोकस एनोड का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉन बीम को एक दिशा में ओरिएंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैथोड ग्रिड इलेक्ट्रॉन बीम की ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या करती है? हमने बताया था आपको कि जो कैथोड ग्रिड होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम की ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारा प्री एक्सीलरेटिंग एनोड एंड एक्सीलरेटिंग एनोड का कार्य क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम प्री एक्सीलरेटिंग एनोड एंड एक्सीलरेटिंग एनोड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट मिस हो गया था, क्या है कि जैसे कि फोकस एनोड जो होता है, फोकस एनोड का हम प्रयोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम को एक दिशा में ओरिएंट करने के लिए फोकस एनोड के साथ साथ पर उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड जो होता है दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों एक दिशा एक दूसरे को क्या होते हैं कि एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो हमारी सिग्नल होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, उसको एक दिशा में ले जाने के लिए फोकस एनोड के साथ साथ फोकस वोल्टेज के साथ साथ हम जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन बीम को एक दिशा में ले जाने के लिए देखो पॉइंट मैंने लिखा है नीचे दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम को एक दिशा में लाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एवं डबल कनकेव लेंस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, फोकस एनोड को लगाएंगे, इसके अलावा इसके साथ साथ हम डबल कनकेव लेंस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको जो मेन क्या है कि बीम को हमको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में देना है, कि हमको बीम को एक जगह फोकस करना है, जिससे हमको हमारी जो हम सिग्नल को माप रहे हैं, जो वेव फॉर्म को माप रहे हैं, वो वेव फॉर्म हमको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोकस एनोड, इलेक्ट्रिक फील्ड और दो कनकेव लेंस को प्रयोग करके हम इस बीम को, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन से जो बीम निकलती है, उस बीम को हम एक दिशा में ओरिएंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आइए कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं। मैंने पॉइंट भी आपको बताया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है, स्वीप जनरेटर के माध्यम से हाई फ्रिक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म जनरेट की जाती है, ठीक है। हमने इस पॉइंट को भी लिख दिया। आपको एक एक पॉइंट दोस्तों, जितने पॉइंट हैं, अगर आपने एक एक पॉइंट को रट लिया तो आपके सीआरओ का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्वीप जनरेटर के माध्यम से हाई फ्रिक्वेंसी की शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म जनरेट की जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की जो सीआरओ है हमारा, हम कहाँ प्रयोग करते हैं, लेबोरेटरी सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा लेबोरेटरी सीआरओ होता है, लेबोरेटरी सीआरओ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग कंट्रोल का
प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। ठीक है, क्या है कि लेबोरेटरी सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारा टीबी सीआरओ होता है, टीबी सीआरओ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस कंट्रोल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि टीबी सीआरओ में किस प्रकार की फोकसिंग का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको बताना रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस कंट्रोल का प्रयोग करते हैं हम टीबी सीआरओ में। इसके अलावा कंप्यूटर सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फोकस कंट्रोल का हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर सीआरओ में। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सीआरओ होता है उस पर हम फोकस कंट्रोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों प्रकार का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों प्रकार के फोकस कंट्रोल का प्रयोग करते हैं हम कंप्यूटर सीआरओ में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा फाइन फोकस कंट्रोल होता है, बहुत अच्छा कंट्रोल के लिए, ठीक है, फाइन फोकस कंट्रोल के लिए हम स्मॉल डीसी सिग्नल, ठीक है, स्मॉल डीसी सिग्नल या स्मॉल डीसी पोटेंशियल को वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एवं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर अप्लाई करते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। ठीक है, एस्टिमेटिज्म इसी प्रक्रिया को कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको लेके आएंगे। इसके अलावा जो मैं वीडियो ऑलरेडी दे रखा हूँ सीआरओ की, वहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ। ठीक है, क्या होता है कि फाइन फोकस कंट्रोल के लिए हम स्मॉल डीसी सिग्नल को वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर जब अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम एस्टिमेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, शॉटटूथ सिग्नल का जो टाइम पीरियड होता है वो टेस्ट सिग्नल के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा, ठीक है, हमने जो फ्रिक्वेंसी अप्लाई किया टेस्ट सिग्नल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, टेस्ट सिग्नल फ्रिक्वेंसी हमने अप्लाई किया, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अलावा दोस्तों हम समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने टेस्ट सिग्नल फ्रिक्वेंसी हमने क्या दिया, ये हमने दिया। ठीक है, इसका जो पीरियड है कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसी 4 के साथ हमारा जो शॉटटूथ सिग्नल होगा ये भी इतना ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारा शॉटटूथ सिग्नल की जो पीरियड है और जो हमारा टेस्ट सिग्नल का पीरियड है, दोनों पीरियड मैच होने चाहिए। तभी भी जब दोनों पीरियड मैच होंगे तभी जाके हमको स्क्रीन पर एक अच्छी वेव फॉर्म दिखाई देगी। ठीक है, नहीं तो वेव फॉर्म हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सिग्नल और शॉटटूथ सिग्नल के पीरियड को मैच होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये रहे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, मैं जो आपको समझाना चाहता था वो यहाँ पे है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है कैसे लगी होती है, देख रहे हो ना, वर्टिकल की तरह लगी हुई है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इसके अलावा देखिए मेरी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट कैसे लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल की तरह लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारी सीआरओ की स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारी व्यू क्या है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, मेरी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। ठीक है, हमने क्या दिखा, ये हमारा जो है ये शॉटटूथ फ्रिक्वेंसी है हमारी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने वाई पर हमने क्या दिया, हमने बताया था वाई पर हम क्या देते हैं, टेस्ट सिग्नल फ्रिक्वेंसी देते हैं। ठीक है, टेस्ट सिग्नल हमने वाई पर दिया, वाई प्लेट पर। जब वाई प्लेट पर देखिए दोस्तों, एक पॉइंट को आप याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे वाई प्लेट और एक्स प्लेट की बात कर रहा हूँ, तो एग्जामिनर भी वहाँ जब क्वेश्चन देगा ना, तो वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिव प्लेट नहीं लिखेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे एचडीपी नहीं लिखेगा, वहाँ पे क्या बोलेगा, वो एचडीपी को वो एक्स प्लेट बोलेगा। ठीक है, एचडीपी को वो एक्स प्लेट बोलेगा और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को वो क्या बोलेगा, वो वाई प्लेट बोलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर एक्स प्लेट की बात कर रहा है तो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, अगर वो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की बात कर रहा है तो वाई प्लेट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे वाई प्लेट पर हमने क्या सिग्नल दिया, वाई प्लेट पर हमने एक साइनोसोडल वेव दी है जो कि जिसका पीरियड 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि ये मेरी शॉटटूथ वेव होती है। ठीक है, तो शॉटटूथ वेव का भी पीरियड 4 ही होना चाहिए। ठीक है, जब ये सिग्नल इस सिग्नल से मैच करेगा तब जाके हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, एक अच्छी सी वेव फॉर्म दिखाई देगी। ठीक है, तो हमको इस सिग्नल को मैच कराना ही होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को करने के लिए हम आशा करते हैं कि आपको हमने जो चीज़ें समझाने का प्रयास किया
वह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेट को वर्टिकल में कैसे लगाते हैं, तो आपने देख लिया, ठीक है। और वर्टिकल प्लेट को हॉरिजॉन्टल में कैसे लगाते हैं ये भी आपने देख लिया, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप टेबल कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को आपको रटना है दोस्तों, ठीक है। इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्या है कि हमारी फास्फोरस कोटिंग है और हमारे टाइप के सीआरओ हैं, तो किस टाइप के सीआरओ में किस प्रकार की कोटिंग की जाती है वो यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा P2 प्रकार की कोटिंग होती है, वो ब्लैक एंड वाइट सीआरओ में प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कि ये हमारा ब्लैक एंड वाइट सीआरओ में किस प्रकार की कोटिंग की जाती है, तो आपको वहाँ बताना रहेगा P2 प्रकार की कोटिंग की जाती है। इसके अलावा हमारा P4 की जो है, P4 क्या होता है हमारा कलर्ड सीआरओ में, जो हमारा कलर सीआरओ होते हैं, कलर्ड सीआरओ में जो हमको वेव हम दिखाई देती है कलर में, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं P4 कोटिंग की। इसके अलावा हमारा P6 कोटिंग है, P6 कोटिंग का हम प्रयोग करते हैं जनरल पर्पज सीआरओ में। जनरल पर्पज सीआरओ में हम P6 टाइप की कोटिंग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा P11 है, P11 का प्रयोग करते हैं हम हाई सैंपलिंग सीआरओ, हाई फ्रीक्वेंसी या सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी या सैंपलिंग सीआरओ में हम P11 फास्फोर कोटिंग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा P15 है लास्ट वाला, P15 का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, P15 का प्रयोग हम स्टोरेज सीआरओ में करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ कितने पॉइंट हैं, सिर्फ 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट को आप अगर रट लेंगे तो 5 पॉइंट को रटने से आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने आपको हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ऐसा प्रयास किया हूँ कि आपका कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। अभी सीआरओ ख़त्म होगा आज, सीआरओ ख़त्म होने के बाद हमें आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम तो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं आज 5 पॉइंट को आप रट लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर 5 पॉइंट रटने से हमको 1 नंबर मिल रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप एक चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो तब भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए 2 पॉइंट और हैं इसमें दोस्तों, ठीक है। हमने जो बताया था आपको कि एक्वाडॉक कोटिंग जो है विद ग्रेफाइट स्क्रीन का प्रयोग जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हमने बताया था आपको। तो एक्वाडॉक कोटिंग जो होती है वो ग्रेफाइट की कोटिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसका जो है प्रयोग करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि एक्वाडॉक का प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेनटेन रखने के लिए भी करते हैं। जो हमारा एक्वाडॉक की कोटिंग होती है, एक्वाडॉक कोटिंग का हम प्रयोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम एक्वाडॉक कोटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रहा सीआरओ के बारे में, ठीक है दोस्तों। हम आ जाते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पे, ठीक है, क्योंकि सीआरओ के डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला पूछता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला कैसे निकलता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी सीआरओ की स्क्रीन है जहाँ पे हमको वेव फॉर्म दिखाई देती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराबोला होता है। उसकी स्क्रीन की जो साइज़ होती है कैसे होती है, वो पैराबोला टाइप होती है। आपने सीआरओ देखा होगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर देखा होगा तो पीछे का जो एरिया होती है देखते हो कैसे होता है, तो एक ये पैराबोला की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देती है, जो हमको स्क्रीन दिखाई देगी, ये क्या हमारे ये डिफ्लेक्शन हाइट है, ठीक है। मतलब जिस हाइट तक हमको वेव फॉर्म दिखाई देती है उसे डिफ्लेक्शन हाइट बोलते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी वाई प्लेट है, ठीक है। ये वाई प्लेट हैं, इन वाई प्लेटों के बीच की क्या है, ये दूरी है स्मॉल डी। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्या है, ये हमारी यल लंबाई है, ठीक है। उसके प्लेट के बीच में और उसकी स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल एल है, ठीक है। वाई प्लेट एंड सीआरओ की स्क्रीन जो है उसके बीच की जो दूरी है वो यल है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो ए है, क्या कहते हैं, वाई प्लेट है, वाई प्लेट की लंबाई कितनी है, स्मॉल यल है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। बाकी हमारा बी वाई क्या है, मेरी वाई प्लेट के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों हम इसका जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी फार्मूला होगा, पहले हम डिफ्लेक्शन हाइट देखते हैं।
तो इसको जो डेरिवेशन करने के बाद ये निकलता है, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। तो डिफ्लेक्शन हाइट का जो फार्मूला होगा क्या होगा, यल डॉट यल स्मॉल एल इंटू वी वाई अपॉन 2D इंटू वी ए। तो वी ए हमारा क्या है, एनोड वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है वो यस इक्वल टू क्या होती है, डिफ्लेक्शन हाइट अपान वर्टिकल प्लेट, ठीक है, डी अपान वी वाई होती है। तो हम डी का मान रख देंगे इसमें, जब डी का मान हमने जो इस मान को ला के इसमें रखा तो वी वाई से वी वाई हमारा कट जाएगा, ठीक है। जब वी वाई से वी वाई हमारा कट जाएगा तो हमको जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला मिला CRO की, क्या मिल गया, यस इक्वल टू यल डॉट स्मॉल एल अपान 2D वी ए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है, बाकी इस पर न्यूमेरिकल देने के लिए भी कहता है। तो न्यूमेरिकल देगा तो यल हम जानते हैं, कैपिटल एल लंबाई किसके बीच होती है, वर्टिकल प्लेट और स्क्रीन के बीच की लंबाई होती है। स्मॉल एल हमारी क्या है, स्मॉल एल हमारी वर्टिकल प्लेट की लंबाई है, ठीक है। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी हमारा क्या है कि वर्टिकल प्लेट के बीच की दूरी है। इसके अलावा वी हमारा क्या है, वी हमारा एनोड वोल्टेज है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रख के हम डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला। हम आशा करते हैं कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ स्पेशल CRO की, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके पहले हम स्पेशल टाइप के CRO की बात कर रहे हैं। तो स्पेशल टाइप में CRO, पहला CRO हमारा कौन सा है, पहला CRO हमारा है डुअल ट्रेस CRO, ठीक है। तो डुअल ट्रेस CRO में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो डुअल ट्रेस CRO में एक इलेक्ट्रॉन गन तथा 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला, ठीक है। ऐसे यही एग्जामिनर पूछ लेता है कि डुअल बीम CRO में क्या होता है। तो डुअल बीम CRO में एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है और 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डुअल बीम CRO में क्या होता है कि जैसे कि हम एक वेव फॉर्म को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम 2 वेव फॉर्म को इनपुट में दिए तो आउटपुट में हमको दोनों वेव फॉर्म एक साथ नहीं मिलती हैं, वो हमको एक के बाद एक वेव फॉर्म का आउटपुट हम देख सकते हैं। अगर 2 वेव फॉर्म को हमने अप्लाई किया डुअल बीम CRO में, ठीक है, मैंने मान चलो एक मैंने स्क्वायर वेव दिया, एक में हमने जो है साइनोसोडल दिया, ठीक है। जब हमने साइनोसोडल और स्क्वायर वेव दिया, हम सोचे कि हम दोनों वेव फॉर्म को एक साथ देख लें CRO की स्क्रीन पर, तो दोनों वेव फॉर्म को एक साथ हम नहीं देख सकते डुअल ट्रेस CRO में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक साथ देखने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नीचे पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 2 इनपुट सिग्नल को आउटपुट में एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने जो पॉइंट आपको बताया कि अगर 2 इनपुट सिग्नल को हमको स्क्रीन पर CRO के स्क्रीन पर एक साथ देखना है तो उसके लिए हमको मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं मल्टीप्लेक्सर कार्य क्या करता है कि 2 इनपुट को एक साथ आउटपुट में देता है, मल्टीपल इनपुट होती है और 1 आउटपुट मिलता है, ये हमारा फंक्शन होता है मल्टीप्लेक्सर का। तो हमने देखिए मल्टीप्लेक्सर बनाया मैंने, ठीक है, 2 इनपुट दिया, सिंगल A1 और 2, आउटपुट मैंने क्या लिया, आउटपुट हमने Y लिया, ठीक है। तो इसमें जब 2 इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, 2 इनपुट देखिए हमने एक पे हमने क्या दिया, एक पे हमने दिया साइनोसोडल, दूसरे पे दिया हमने स्क्वायर वेव। तो हमको जो आउटपुट मिलेगी, पहले हमारे क्या होता है कि ये मान चलो कि ये 4 हमारा पीरियड का, ठीक है, क्या है हमारा ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये हमको आउटपुट मिलेगी। तो क्या करेगा कि इसको 2 जैसे 4 है ना, तो 4 को क्या करेगा, पीरियड को बांट देगा 2 भागों में, ठीक है। तो आधे आधे भाग में बांट देगा, तो आधे आधे भाग में बांट देगा तो आधे पर हमको मिल जाएगी क्या, आधे पर हमको मिल जाएगी साइनोसोडल, उसके बाद आधे पे हमको क्या मिल जाएगी, स्क्वायर वेव। तो दोनों वेव फॉर्म हम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या प्रयोग करना पड़ा, इसके लिए हमको मल्टीप्लेक्सर प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। तो डुअल ट्रेस CRO में जो कमियाँ थी, इस कमी को दूर करने के लिए नेक्स्ट वर्जन आया उसको हमने बोला डुअल बीम CRO, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लेक्सर की जो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीप्लेक्सर की जो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी होती है वो शॉर्ट वेव जनरेटर की फ्रीक्वेंसी का डबल होती है, ठीक है। कितना होती है, 2 गुना होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि मल्टीप्लेक्सर की जो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी होती है
मल्टीप्लेक्सर की जो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी होती है वो सॉटूथ जनरेटर की फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। क्या होती है? 2 गुना होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आइए हम देखते हैं डुअल बीम सीआरओ की। ठीक है, हम बात करते हैं डुअल बीम सीआरओ की। तो डुअल बीम सीआरओ में क्या होता है दोस्तों कि डुअल बीम सीआरओ में 2 इलेक्ट्रॉन गन होती है और 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है और 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। तो डुअल बीम सीआरओ में 2 इलेक्ट्रॉन गन, 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है इसमें डुअल बीम सीआरओ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके लिए इस प्रकार का जो हमारा सीआरओ होता है इसको हम रिसर्च लेबोरेटरीज में प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रयोगशालाओं में हम इस प्रकार के सीआरओ का प्रयोग करते हैं। डुअल बीम सीआरओ जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गन, 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। इस प्रकार के सीआरओ का हम प्रयोग करते हैं रिसर्च लेबोरेटरी में। ठीक है, रिसर्च प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के सीआरओ का हम प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा डुअल बीम सीआरओ। इसके बाद आइए कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या मेरा हाई फ्रिक्वेंसी या सैम्पलिंग सीआरओ है। ठीक है, क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी या सैम्पलिंग सीआरओ है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड होता है। क्या होता है? एक एक्स्ट्रा प्री एक्सीलरेटिंग एनोड लगा होता है इलेक्ट्रॉन बीम की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। यही पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई फ्रिक्वेंसी या हाई सैम्पलिंग का सीआरओ है, इस पॉइंट को आप याद रखें। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? हाई फ्रिक्वेंसी सीआरओ में शार्ट परसिस्टिंग फास्फोरस कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन पूछता है कि शार्ट परसिस्टिंग फास्फोरस कोटिंग का हम प्रयोग किस प्रकार के सीआरओ में करते हैं? शार्ट परसिस्टिंग फास्फोरस कोटिंग का प्रयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी या सैम्पलिंग सीआरओ में करते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं 4 पे। 4 हमारा क्या? स्टोरेज सीआरओ है। ठीक है, तो बात हम करते हैं जब स्टोरेज सीआरओ की। तो स्टोरेज सीआरओ में क्या होता है कि वेव फॉर्म को स्टोर करने के लिए इसमें क्या लगी होती है? मेमोरी लगी होती है। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज सीआरओ का कार्य है कि अगर हमको कोई वेव फॉर्म है वो हमको स्टोर करनी है तो उसे हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज सीआरओ में वेव फॉर्म को स्टोर करने के लिए मेमोरी लगी होती है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि हमने जो पॉइंट आपको बताए सीआरओ के, ठीक है, जो स्पेशल टाइप के सीआरओ हैं उन पॉइंट को भी आपने याद किया होगा। बाकी मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर पीछे बताया वो चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। तो इसका सीआरओ के एप्लीकेशन को देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है कि दोस्तों लिसाजस पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। ठीक है, ये लिसाजस पैटर्न होता क्या है पहले हम देखते हैं। दोस्तों क्या होता है कि लिसाजस पैटर्न जो हमारा जो प्लेट है एक्स प्लेट और वाई प्लेट, जब हम एक्स प्लेट वाई प्लेट पर हम जब साइनोसोडल वेव फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं तो साइनोसोडल वेव फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद जो हमको पैटर्न प्राप्त होता है स्क्रीन पे, वो पैटर्न ही हमारा क्या होता है? लिसाजस पैटर्न होता है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम एक्स एवं वाई प्लेटों पर साइनोसोडल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो स्क्रीन पर जो पैटर्न प्राप्त होता है उसे हम लिसाजस पैटर्न कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि हम वाई प्लेट पर, ठीक है, तो पहले हम टेस्ट सिग्नल देते हैं, लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है जो हमारी एक्स प्लेट होती है उस पर क्या होती है? उस पर हाई फ्रिक्वेंसी की सॉटूथ वेव फॉर्म होती है। लेकिन यदि हम दोनों प्लेटों पर साइनोसोडल अप्लाई करते हैं, साइनोसोडल अप्लाई करने के बाद जो स्क्रीन पर हमको जो दिखाई देता है, जो पैटर्न बनता है स्क्रीन पर, वह पैटर्न ही हमारा क्या होता है? लिसाजस पैटर्न होता है। ठीक है, तो लिसाजस पैटर्न का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसके माध्यम से हम एक्स एवं वाई प्लेट के बीच में फेज डिफरेंस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिसाजस पैटर्न काम क्या होता है कि इसके बीच में एक्स एंड वाई प्लेट के बीच जो फेज डिफरेंस है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अज्ञात फ्रिक्वेंसी का मान, ठीक है, जो हमारी अज्ञात फ्रिक्वेंसी का मान ज्ञात करना है तो अज्ञात फ्रिक्वेंसी का मान हम ज्ञात फ्रिक्वेंसी के मान से मतलब ज्ञात फ्रिक्वेंसी के मान से या ज्ञात लिसाजस पैटर्न के माध्यम से करते हैं। अगर हमको अननोन फ्रिक्वेंसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो अननोन फ्रिक्वेंसी का मान ज्ञात करने के लिए कि तो हमको जो नॉन फ्रिक्वेंसी दी रहती है उसके माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं, या कोई एक लिसाजस पैटर्न दिया होता है तो उस लिसाजस पैटर्न के माध्यम से भी हम अननोन फ्रिक्वेंसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
हम आशा करते हैं कि आपको लिसाजस पैटर्न की जो डिफिनीशन थी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दो, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, समझिए, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मान के लिए हमने बोला कि हम एक साइनोसोडल वेव फॉर्म देते हैं एक्स एंड वाई प्लेट पर, तो हमने एक्स पे दिया वी एम साइन ओमेगा टी, वाई पे भी दिया हमने वी एम साइन ओमेगा टी। ये दो वेव फॉर्म हमने एक्स एंड वाई प्लेट पर अप्लाई किया। ठीक है, जब हमने एक्स एंड वाई प्लेट पर वेव फॉर्म को अप्लाई किया, ठीक है, देखिए हमारी इनपुट है। ठीक है, ये हमारी वाई प्लेट पे जब हम साइनोसोडल दिया, हमने एक्स प्लेट पे भी साइनोसोडल दिया। ठीक है, हमको जो पीक मिल रहा है, पीक किस पे मिल रहा है, पाई बाई 2 पे। यहाँ का जो पीक है जो हमको पाई बाई 2 पे है, पीक वोल्टेज पाई बाई 2 पे है। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल प्लेट है और हमारी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है। यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम जो है वो वी एम है। ये भी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारा वो भी माइनस वी एम है। ठीक है, तो इसके बीच में जब हम इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला ये होता है वी आर इक्वल टू अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी एम इंटू कास 90। कास 90 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले निकाल रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज मैग्नीट्यूड से मिल रहा है, पाई बाई 2 पे मिल रहा है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो कास 90 का मान 0 होता है, इसको रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जब ये टर्म पूरा हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 वी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बाहर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो आएगा वोल्टेज का कितना आ जाएगा, वी एम रूट 2। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। इसके बाद हम एंगल निकालते हैं इनके बीच का फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वी एम अपान वी एम हो जाएगा। वी एम से वी एम कट जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो जब हमको 45 डिग्री मिलेगा तो आप देखिए स्क्रीन का पैटर्न क्या होगा। अगर हमको 45 डिग्री मिल रहा है तो ओरिजिन से हम 45 डिग्री ऐसे लेंगे। तो जब हमको थीटा का मान 45 डिग्री मिल रहा है तो हमारा जो स्क्रीन का जो पैटर्न मिल रहा है कैसे मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यही होता है हमारा क्या, यही हमारा लिसाजस पैटर्न होता है। ठीक है, तो देगा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा आपको नीचे हम दिखाते हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपका एक नंबर बन जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें क्या है कि दे देगा थीटा, अगर थीटा का मान 0 से 45 डिग्री के बीच में है, यदि थीटा का मान 0 से 45 डिग्री के बीच में है तो हमारा जो पैटर्न बनेगा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि यदि हम एक्स एंड वाई प्लेट पर साइनोसोडल को अप्लाई करते हैं तथा उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है 45 डिग्री का है तो स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला पैटर्न कैसा होगा। तो कैसा पैटर्न होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जब 0 से मतलब 45 के बीच में एंगल होगा तब। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे बात कर लेते हैं, जब थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमको क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिलेगी। इलिप्स मतलब एक दीर्घवृत्ताकार की आकृति मिलेगी। तो हमको जो पैटर्न मिलेगा वो एक दीर्घवृत्ताकार होगा। इसका कंडीशन एक और रहेगी दोस्तों, जब एंगल 270 से 360 के बीच में होगा तब भी ये मिलेगा। ठीक है, मतलब 270 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से जब छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा तो उस कंडीशन में जो हमको पैटर्न मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो दीर्घवृत्ताकार मिलेगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ठीक है, यहाँ से आपका एक नंबर मिल जाएगा आसानी से। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक्स एंड वाई प्लेट पर हमने साइनोसोडल को अप्लाई किया। जब एक्स एंड वाई प्लेट पर हमने साइनोसोडल को अप्लाई किया तो उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लिसाजस पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो आपको आंसर देना रहेगा वो दीर्घवृत्ताकार होगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों आगे। अब तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों, यदि हमारा थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो हमारा जो लिसाजस पैटर्न होगा क्या होगा, एक सर्किल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है,
तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही देगा, यदि एक्स एंड वाई प्लेट पर हम साइनोसॉइडल सिग्नल को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, तो स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला लिसाजस पैटर्न कैसा होगा, इलिप्स होगा या सर्किल होगा या स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोला होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपका आंसर रहेगा कि 90 डिग्री एंगल है तो सर्किल होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट की। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है, जब यदि एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। जब मेरा एंगल 90 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है कि 180 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 270 डिग्री से कम होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दो कंडीशन है बनने की। ठीक है, क्या है कि 90 डिग्री से जब अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 180 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 270 डिग्री से कम होगा, तो उस कंडीशन में जो लिसाजस पैटर्न होगा वो रिवर्सिबल दीर्घवृत्त बनेगा। इसके पहले आपने देखा था क्या, इस तरह बना था। ठीक है, तो आप इसे याद करने के लिए क्या था, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, लेकिन ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, मतलब रिवर्सिबल है। ठीक है, तो रिवर्सिबल दीर्घवृत्त बनेगा या उल्टा दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हम आशा करते हैं कि आपको लिसाजस पैटर्न भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि लिसाजस पैटर्न को थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, बाकी ज़्यादा आपके यहाँ पूछेगा नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान चलो कि एक लिसाजस पैटर्न ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ऐसे एक लिसाजस पैटर्न दिया हुआ है 8 के आकार का। ठीक है, तो इसमें पूछ लेता है कि इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच का जो रेशियो है क्या होगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो रेशियो होगा, इसको हम वर्टिकल काटेंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टल काटेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कितनी बार वर्टिकल कटता है, कितनी बार हॉरिजॉन्टल कटता है, उसी का रेशियो होता है, वही हमारा एक्स एंड वाई प्लेट का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको काटा ऐसे वर्टिकली, तो वर्टिकली काटिए, देखिए कितनी जगह से कट रहा है। एक जगह यहाँ पे कटा, एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ हुआ, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ हुआ, चौथा पॉइंट हमारा यहाँ हुआ। तो ये तो 2 बार 4 बार कटा हमारा वर्टिकल। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हम कहीं से भी काटेंगे, हॉरिजॉन्टल हम कहीं से भी काटेंगे तो 2 बार ही कटेगा, एक बार यहाँ कटेगा और एक बार यहाँ पे कटेगा। तो इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, ठीक है, WX अपान WY अपान एक्स, WY अपान WX इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का रेशियो, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो होगा तो इसको याद रखना है कि अगर ऊपर y है तो पहले हम x का मान रखेंगे, तो x का मान हमारा 2 हो जाएगा, बाद में हम y का मान रखेंगे तो 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, VY अपान VX इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच का रेशियो। ठीक है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन देता है, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी रहेगी आपको, ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो ही हम जो पॉइंट लिखाया था कि ये तो आपको लिसाजस पैटर्न दिया हो या आपको ज्ञात फ्रीक्वेंसी हो, तो उसके माध्यम से भी हम अज्ञात फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस लिसाजस पैटर्न के माध्यम से भी या नॉन फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी हम इन फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो पॉइंट था उस पॉइंट का मतलब यही है यहाँ पे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सीआरओ की बैंड विड्थ के बारे में। ठीक है, तो सीआरओ की बैंड विड्थ क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो बैंड विड्थ आप सीआरओ है। ठीक है, तो सीआरओ की बैंड विड्थ क्या होती है, बैंड विड्थ फार्मूला इसका क्या होता है कि बैंड विड्थ इंटू TR इक्वल टू 0.35। तो TR हमारा क्या होता है, TR हमारा राइज टाइम होता है, हमारा बैंड विड्थ होती है, बैंड विड्थ इंटू TR इक्वल टू 0.35। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, ये रहा दोस्तों सीआरओ। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया पूरा सीआरओ वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके अलावा आपके यहाँ सीआरओ से कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, लिसाजस पैटर्न के बारे में ही। ठीक है, जैसे एक तो मैंने ये वाला शेप देख लिया,
इसी में अगर एक बार और लगा होता तब आपसे पूछ लेता कि लिसाजस पैटर्न बताइए, इसका क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो अगर इसको फिर से हम ऐसे काटते तो कितनी बार कट रहा है, वर्टिकल कितनी बार कट रहा है आप देखिए, एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ कटा, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। लेकिन जब हम इसे हॉरिजॉन्टल काटेंगे, हॉरिजॉन्टल आप कहीं से भी काटोगे तो आपको 2 बार ही कटेगा। तो इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, WI/W इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/6, तो 2 1 के 2, 2 3 6, तो हो जाएगा क्या WI/WX इक्वल टू 1/2, ठीक है। वैसे दोस्तों आपके यहाँ पैटर्न आएगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगर आता भी है तो आप इस चीज़ को आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। हम आशा करते हैं दोस्तों CRO आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर दोस्तों CRO आपको अच्छे से समझ में आया, मैं जो समझाने का आपको प्रयास किया, अगर वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है तो हम आशा करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।